नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सफलता पाने का जो एकमात्र रास्ता होता है वो होता है कड़ी मेहनत। तो आप अपना खुद विचार कीजिएगा, आकलन कीजिएगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। चलिए आइए, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आज के इस टेस्ट में हम लोग मॉडल टेस्ट या फिर कह लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। रुक्मणी का 5 ऑप्शन का जो लेटेस्ट पैटर्न पे आया है। तथा साथ ही ध्यान रहे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जीएस के क्वेश्चन को यानी जो मिक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो 41 से सॉल्व होता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए, समय का ध्यान रखते हुए हम लोग जीएस के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन के हम डिटेल में गए तो वो वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए होंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी अन्यथा वाली बातें नहीं होंगी। तो चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। 41 नंबर देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो जब इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी तो वो समय आपका था 1915 का। ध्यान दीजिएगा, 1915 में ही गांधी जी ने जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तथा बात करता है कि गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम आश्रम जो है वो कोचराब में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद के कोचरब में किया गया था, जिसे 1917 में बाद में साबरमती के तट पर स्थापित करके जिसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया था। तो आपसे पूछता है कि सबसे सर्वप्रथम तो आप कोचराब याद रखिएगा, उसके बाद पूछता है साबरमती आश्रम, तो वो 1917 में। यानी आपको ये समय 1915 याद रखना है, क्योंकि 1915 में उन्होंने कोचराब किया था, 1917 में उसी के नाम साबरमती हो गया था। आइए, गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 का डेट पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। गांधी जी जो है भारत आए थे। तथा इसके बाद आप डेट याद रखिएगा 1916 का ईयर याद रखिएगा, जिस समय जो है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। दोस्तों, ये वही अधिवेशन था जब गांधी जी को राजकुमार शुक्ल मिले थे और उन्हें चंपारण के किसानों की स्थिति बताई थी। तो गांधी जी ने उसी के बाद जो है 1917 में, ध्यान दीजिएगा, 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। चंपारण आंदोलन पहला जन आंदोलन था जो सफल हुआ तथा इसी आंदोलन में गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी, तथा महात्मा गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। चलिए आइए, नेक्स्ट बात करेंगे। तो आप 1918 का समय याद रखिए। 1918 में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है अहमदाबाद आंदोलन, दूसरा पूछा जाता था खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, कह सकते हैं आप। तो इस अगर आपसे ये कूट में क्वेश्चन दे देता है, आपको एक व्यवस्थित क्रम में रखने को कहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा जो अहमदाबाद है वो पहले होगा। अब इसको याद ऐसे कर लीजिएगा कि अ जो है मंत्राओं में अ सबसे पहले आता है, यानी पहले नंबर पर 1918 में आप अहमदाबाद रखिएगा। और दूसरा जो आपका ये खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा जो है क के बाद ख आता है, तो ये आप इस तरीके से दूसरे नंबर पे याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले पॉइंट्स मैंने क्या कहा आपसे, ये 9 जनवरी 1915 वाला याद रखिए कि जब वो सत्याग्रह हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। उसके बाद 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन, जहां राजकुमार शुक्ल जी मिले। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद 1918 में आपको 2 आंदोलन मैंने बताया, पहले अहमदाबाद याद रखिएगा, उसके बाद खेड़ा वाला हुआ था। अब बात करेंगे 1919 जो रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा गया था। तथा 1920 में गांधी जी ने दोस्तों क्या शुरू किया था, वो था आपका असहयोग आंदोलन। साथ ही ध्यान दीजिएगा, 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। 1922 के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप 1924 का बेलगांव अधिवेशन याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अब 1924 के बाद अगर गांधी जी से रिलेटेड कोई कथन आप ध्यान दीजिएगा, वो आता है 1930, जब उन्होंने जो है दोस्तों क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने किया था। चलिए, 1930 का अगर हम बाद में आपसे बात करेंगे तो आप समय याद रखिएगा 1938 का है। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसकी अध्यक्षता हरिपुरा में की थी। 1939 में जो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, उसके बाद भी कांग्रेस की जो अध्यक्षता वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हालांकि उन्होंने बाद में जो है त्यागपत्र भी दे दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अब आइए, आप समय आता है 1942 का। 1942 का समय गांधी जी से ऐसे संबंधित है कि उस समय क्रिप्स मिशन आया था, तो गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तथा साथ ही 1942 में आपको था गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन की खासियत है दोस्तों, उसी समय उस आंदोलन को जैसे ही शुरू किया गया था, उसमें ऑपरेशन 0 आवर चला के गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। अब आइए बात करते हैं 2 समझौते की। पहला आप याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता। ये जो गांधी इरविन समझौता है वो 1931 में हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने कितनी मांगे की थी। तो गांधी जी ने कुल 11 मांगे की थी। ये ग से गांधी, ग से 11 आप याद रखिएगा।
उसके बाद आप याद करिए 1932 का पूना पैक्ट, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो यरवदा जेल पुणे में हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। तथा देखिए अब ध्यान आप एक चीज़ और देना है कि पूछा जाता है गांधी के गुरु कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा जो गांधी जी के गुरु थे, चाहे आप गांधी के गुरु कहिए चाहे जिन्ना, दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने उनसे कहा था कि सर्वप्रथम आप जाइए पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और लोगों के बारे में जानिए, उसके बाद ही आप जो है एबल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इस क्वेश्चन का आपको ध्यान होगा, इसका आंसर हमने क्या बताया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वो 1915 कोचराब के नाम से किया था। ध्यान दीजिएगा कोचराब में, वो भी अहमदाबाद में ही पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिपूरा अधिवेशन के अध्यक्ष। देखिए 1938 का, इसके बारे में भी हमने अभी भी बात किया। इसके थे आपके कौन से, ये ऑप्शन में नहीं है तो आप सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा, यानी इसका ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर। चलिए 43 नंबर देखिएगा। बात करें कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी। तो चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि थी, देखिए इसमें 4 फरवरी 1922 तथा 5 फरवरी 1922 दोनों का समय दिया गया। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी मिलता है, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलता है। जब भी आपसे एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो आप ऑप्शन 5 फरवरी में ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 फरवरी को आयोग द्वारा आंसर माना गया है। तो आप चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी ही एग्जाम में लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करा, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये हुआ था कि जो हिंदू मुसलमानों में जो मतभेद पहले बहुत ज़्यादा थी वो बहुत कम हो गई थी, तथा गांधी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि यही इसी आंदोलन के जरिए हिंदू मुसलमान में एकता बढ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कह रहा है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन है। जब भी आपसे कहे कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो आप याद ऑप्शन में देखिएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास को किसके नाम से जाना जाता है, देशबंधु। चित्तरंजन दास के बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया था, 1923 में। तथा साथ ही जब आपसे पहली बार पूछे कि स्वराज का नाम किसने लिया था, यानी स्वराज का नाम सबसे पहले लिया था दादा भाई नौरोजी ने 1906 में, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तथा जब पूर्ण स्वराज आपसे पूछेगा कि पूर्ण स्वराज क्या था, तो पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वराज का। तो ये बातें आप पूर्ण स्वराज से आप ध्यान रखिएगा। अब एओ ह्यूम ऑप्शन में देखिए, एओ ह्यूम है। एओ ह्यूम के बारे में आपको पता होगा कि 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाई गई थी, यानी सबसे पहले इनको ही उसका जनक कहा जाता है, एओ ह्यूम को। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। मौसम के जितने भी बादल फटना, गरजना, चलना, वर्षा, ये सभी होती हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को आप याद रखिएगा। तथा एक मंडल आपसे पूछा जाता है समताप मंडल। समताप मंडल इसलिए पूछा जाता है कि ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है जो सूर्य द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। तो आप सप्ताह मंडल याद रखिए। साथ ही क्वेश्चन पूछता है किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, तो हवाई जहाज भी आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ये दोनों बातें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम की वजह से जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, इस वजह से उसे समताप मंडल में उड़ाया जाता है। चलिए आइए 47 नंबर ध्यान देते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली जो नदी वो आपकी ताप्ती नदी होती है। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ताप्ती नदी ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आप याद रखिएगा। इसकी सीमा जो है भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है। भूटान, चीन और म्यांमार, ये 3 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 49 पे। करा किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ये आपका अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है जब बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं। तो आपको बताना है कि कंटूर क्या दर्शाती हैं। तो ये बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को कंटूर काल्पनिक रेखाएं दर्शाती हैं। जब भी आपसे कंटूर रेखाएं आपको दिखे, समझ लीजिए कि यहाँ के क्षेत्र जो है वो बराबर ऊंचाई वाले हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 51। कह रहा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। याद रहिए जब भी आपसे फीफा विश्व कप 2022 में सबसे पहला इसमें आप ध्यान दीजिएगा ये कतर में हुआ था, तथा इसका शुभंकर जो है वो लाइव रखा गया था। अब आइए बात करते हैं कि जीता किसने था। तो इसको दोस्तों फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता था। आपसे क्वेश्चन भी पूछे तीसरी बार कौन जीता, अर्जेंटीना जीता। साथ ही इसके पहले ध्यान दीजिएगा 2018 वाला वो फ्रांस ने जीता था जो इसमें उप विजेता रहा है। अब बात करें प्लेयर, इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन बूट
जब भी आपसे गोल्डन बूट दिया जाता है आप ध्यान रखिएगा ब से बूट और ब से बापे यानी एमबापे। बूट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, बापे को दिया गया था। तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा साथ ही पूछता है कि गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे, अब पूछता है गोल्डन बॉल अवार्ड। जब भी गोल्डन बॉल पूछे तो आप लियोनेल मेसी को याद रखिए जो अर्जेंटीना के कप्तान भी थे और बहुत प्रसिद्ध जो है फुटबॉलर भी हैं जो है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के बारे में क्वेश्चन याद किया, लॉरियस वर्ल्ड पूछता है कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया। तो ये जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है वो भी मेसी को ही मिला है, ल से लॉरियस ल से लियोनेल मेसी। तो इतनी बातें आप इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका 52 नंबर। कह रहा जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का क्या नाम है। तो देखिए जब भी गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बात करेंगे तो आप इसकी लास्ट में आज़ाद पकड़ लीजिएगा, यही इनकी आत्मकथा का नाम है। इनकी आत्मकथा का जो नाम है वो है आपका आज़ाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में घोड़ों की रेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप काला घोड़ा कला महोत्सव याद रखिए या रेस याद रखिए, महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 54 की तरफ। कह रहा वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है। जब भी आपसे आईपीएल के बारे में बात करेगा तो याद रखिएगा ये जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और उसने गुजरात टाइटंस को हराया था। गुजरात टाइटंस इसके पहले वाले आईपीएल में जो आपको पता होगा कि जीत चुकी है। और साथ ही इसमें याद रखिएगा इसमें अगर मुख्यतः इसमें पूछा जाएगा, इसमें दो चीज़ें पूछा जाएगा कि ऑरेंज कैप कौन पाया, आपसे पूछेगा पर्पल कैप। ऑरेंज खाना शुभ होता है आप ऐसे याद रखिएगा शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला तथा पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला। शमी और शुभमन दोनों का नाम आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55 नंबर। ये कह रहा है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। जब भी आपसे ये सम्मान पूछेगा तो आप एक नाम याद रखिएगा आलिया मीर का, न कि आलिया भट्ट। मैंने इसे आलिया भट्ट से टैकल किया, आप भी याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 वो आलिया मीर को मिला गया। आइए ऑप्शन में आपको शिवशंकरी और बद्री नारायण दिख रहा है और नंदिनी गुप्ता। बात करें शिवशंकरी की तो आप ध्यान दीजिएगा ये सरस्वती पुरस्कार जो है शिवशंकरी को उनकी जो है कि रचना थी, आप याद रखिएगा सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी को आपसे ये पुरस्कार दिया गया। कौन सी सरस्वती। बात करें बद्री नारायण की, इन्हें जो है दोस्तों हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला है बद्री नारायण को। तथा नंदिनी गुप्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम की हैं, ध्यान दीजिएगा। शिवशंकरी को सरस्वती, बद्री नारायण को साहित्य का हिंदी तथा नंदिनी गुप्ता कौन है मिस इंडिया 2023। आलिया मीर को वन संरक्षण जीव पुरस्कार। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 है कि पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात जिसे साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश के बीच। दोस्तों जब भी आपसे साइक्लोन फर्स्ट कहे आप मिस्र का नाम याद रखिएगा, ये साइक्लोन मिस्र के बीच में हुआ था। तथा साथ ही पूछता है कि 2000 आपसे पूछ ले कि 2023 में गणतंत्र दिवस के समारोह में कौन अतिथि थे, तो आप उसमें भी याद रखिएगा मिस्र के जो प्रधान वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, यही इसके भी जो है अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस पे। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कह रहा आईआईटी दिल्ली का कैंपस किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है दूसरा, इसमें आप बस इतना याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परिसर की बात करें, किसकी बात करेगा अंतर्राष्ट्रीय परिसर, तो आप याद रखिएगा यूएई अबू धाबी। दूसरा यहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन इसके देखिए ये दूसरा है तो पहला भी कहीं न कहीं हुआ होगा। ये जो पहला आईआईटी परिसर था वो मद्रास द्वारा तंजानिया में किया गया था, ये ऑप्शन नंबर सी में है भी, लेकिन इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। दूसरा परिसर पूछे तो अबू धाबी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। करा हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरा किए थे, तो वहाँ जो हैरिस पार्क जो है वहाँ की जो आबादी थी उसमें लगभग 49% इंडियन लोग थे, तो उन्होंने क्या किया हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन का भी आप नाम ध्यान। साथ ही प्रधानमंत्री को पूछता कहाँ कहाँ का अवार्ड मिला, तो आप पपुआ न्यू गिनी फिजी इसके अवार्ड जो है प्रधानमंत्री को दिए गए, तथा फ्रांस का लीजन दी ऑनर का लीजन करके एक अवार्ड है वो भी प्रधानमंत्री को मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। करा 1917 ईस्वी में गठित सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है। आप जब भी बीटीसी बीएड की तैयारी करो तो आपको सैडलर आयोग सैडलर कमीशन के बारे में बहुत बार सुनने मिला होगा, ये इसलिए कि ये शिक्षा से संबंधित है सैडलर आयोग। तो ध्यान दीजिएगा शिक्षा संबंधित है सैडलर कमीशन, तो जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब बात करिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। आप शिक्षा संबंधित बात है तो आप याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, जिसके तहत 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब बात करें शिक्षा से संबंधित और भी कुछ चीज़ों के बारे में तो आपको पता होगा मुदालियर आयोग जो 1952 में बना था, तथा हाल ही में जो हम लोग की नई शिक्षा नीति बनी है, ध्यान दीजिएगा नई शिक्षा नीति जिसे हम 2020 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके अध्यक्षता जो कस्तूरी रंगन समिति की तरफ से बनाई गई है। कस्तूरी रंगन को आप इसमें याद रखिएगा।
चलिए आए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज के जो 60 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। जब भी सोम को समर्पित पूरी तरह से आपसे मंडल पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल पूरी तरीके से सोम को समर्पित है। तथा आप ध्यान दीजिएगा, आपसे तीसरा मंडल भी कई बार पूछता है, तो तीसरा मंडल में आप याद रखिएगा गायत्री मंत्र, 3 अक्षर का नाम है गायत्री। देखिए आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज एग्जाम के प्रेशर में भूल जाएं। और जब ग की आप बात करेंगे तो आप क ख ग, यानी तीसरे नंबर पे ग आता है, और गायत्री 3 अक्षर का ये क्या है, शब्द भी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो गायत्री मंत्र है वो विश्वामित्र ने लिखा था, सूर्यदेव को समर्पित, जो तीसरे मंडल में मिलता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कि कामागाटामारू क्या था। बात करें कामागाटामारू का, तो ये एक जहाज़ था जिसे भारतीयों ने किराए पर लेके कनाडा के लिए जाने के लिए जो है दोस्तों तैयारी की थी, तथा कनाडा में इनको जाने नहीं दिया गया, तो वहाँ से वापस कर दिया गया था। तो आप इसका सी रखिएगा। तथा पूछता है कौन से ईयर में, तो 1914 का वो समय था। साथ ही सितंबर भी याद रखिए, सितंबर 1914 में कनाडा क्या तब निकला, ये एक क्या था, आपका जलपोत था। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से किस अधिनियमों ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये जो कंपनी थी ये थी आपके 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। तो आप 1813 का चार्टर एक्ट याद रखिए, इसी के तहत जो है ये नियम बनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 करा निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। तो कर संग्रह के लिए जो उत्तरदायी होता है उसे गोप कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, गोप कौन होता है, जो कि जिला और ग्राम के मध्य जो है कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। आइए बात करते हैं 64 नंबर, जो है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1975 में, तथा 4 जुलाई 1976 डेट याद रखिएगा। 4 जुलाई का अमेरिका अपना, जैसे हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो अमेरिका जो है 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो कि 1976। लेकिन इसमें पूछा है कि पहला युद्ध वो 1975। तो इतनी जानकारी आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन का जो है परिणाम था। मास्को, पेरिस, तेहरान या लंदन। ये किसी भी सम्मेलन के तहत नहीं हुआ, तो इसका भी आंसर ही होगा, क्योंकि ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, ये जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, इसी के तहत जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। वो डेट पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन, तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 193 देश हैं, जिसमें से लास्ट देश वो आपका साउथ सूडान है, नवीनतम देश, आप ध्यान दीजिएगा। आइए 66 नंबर देखिएगा। करा हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो इसका सही आंसर तो पोलैंड था। जब हिटलर ने जो दोस्तों, हिटलर जर्मनी का शासक था, इसने जब पोलैंड पर युद्ध मतलब आक्रमण किया, उसी से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1939 में शुरू हुई। तथा साथ ही ध्यान रहे, जब ये हिटलर पहली युद्ध में, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, उसमें हिटलर हार गया था, जर्मनी मतलब हारा था। तो हिटलर बाद में क्रूर शासक बन के, और उसने कहा मैं पूरे जो है कि संसार पे कब्जा करूंगा, तो वो फिर से द्वितीय युद्ध छेड़ दिया था 1939 में पोलैंड को आक्रमण करके। लेकिन जर्मनी हार भी गया था। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी हार गया था, लेकिन जापान बहुराया था। जापान हार नहीं मान रहा था, और वो अमेरिका के जो है एक सैन्य अड्डा को उड़ा दिया था। अमेरिका के एक सैन्य अड्डों को जापान ने उड़ा दिया था। इसी वजह से जो अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था, जिसके बाद जो है जापान आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी के दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इतनी बातें इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। यह कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। तो बात करें पूर्वी, आप ध्यान रखिए, अगर इसको हम लोग भारत मान ले ऐसे, अगर इसको शॉर्ट में अगर हम लोग भारत माने, तो कह रहा है पूर्वी पड़ेगा इधर। तो आप अगर इतना आप ध्यान देंगे कि पूर्वी तट पूछ रहा था, आपको पता होगा कांडला जो है गुजरात में है, गुजरात पड़ता है इधर, तो ये पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा पारादीप और कांडला, इसमें भी कांडला है, ये भी गुजरात, ये भी ऑप्शन गया। अब बचा बी ऑप्शन, पारादीप और हल्दिया। दोस्तों पारादीप उड़ीसा में, जो कि इधर पड़ता है, यानी पूर्वी पे। ऐसे इसका आप आंसर क्या कर सकते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर 68 नंबर करा भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच माध्य समय के बीच अंतर, ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। प्लस में आप ध्यान दीजिएगा, प्लस 5.5 घंटे, न कि माइनस। और ध्यान रहे कि ये जो लाइन है ग्रीनविच वाली, ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरी है। इतनी बात इसमें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, जो उस लाइन को 82.5 डिग्री देशांतर के रूप में भी जानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं।
करा शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो शांत घाटी है, आपसे पूछे शांत घाटी जो है वो केरल में है, आप ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर। 70 नंबर की खासियत है कि आपसे पूछ रहा है कि गुरु शिखर क्या है। आपको पता होगा अरावली का नाम आप सुने जो राजस्थान पड़ता है, तो जो गुरु शिखर वो अरावली की सर्वोत्तम चोटी है, यानी आप इसका ऑप्शन सही सी होगा, अरावली को उच्चतम शिखर गुरु शिखर को कहते हैं। आइए नेक्स्ट है कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल्ड फील्ड जो है वो कहाँ मिलते हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला जो है पाए जाते हैं वो आपके दामोदर घाटी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा दामोदर घाटी को भारत का रूट क्षेत्र भी कहते हैं, भारत का रूट क्षेत्र। और विश्व का रूट क्षेत्र जर्मनी को कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, जर्मनी को रूट क्षेत्र कहा था। उसी तरीके पे भारत का रूट क्षेत्र या जहाँ रूट क्षेत्र होता है जहाँ कोयला जो है क्षेत्र जो है अधिकतम होता है या अनेक टाइप के कोयला पाए जाते हैं, वो आप दामोदर नदी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर। करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है किस मैटर पर? ये जो है आप देखिए 371A के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है, तो आप 371A और नागालैंड का नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो आपको पता होगा जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक आप याद करें, वित्त विधेयक जिसका अनुच्छेद 110 होता है जी, जिसे धन विधेयक भी कहते हैं। धन विधेयक नहीं दोस्तों, जब आपसे धन विधेयक पूछेगा तो आप 110 याद रखिएगा। जब आपसे वित्त के आयोग या वित्त उसके बारे में बात करेगा तो धन विधेयक 110 में याद रखिएगा, 280 याद रखिएगा, ये वित्त से संबंधित जो है वो बनता है, आयोग बनता है। धन विधेयक का आर्टिकल 110 होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? ये विलंबित कर सकती है 14 दिन, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं है, तो आप इसका आंसर ही होगा। साथ ही ध्यान रखिएगा 14 दिन तक जो है विलंबित कर सकती है, राय दे सकती है, उसमें कोई संशोधन नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे? इसमें 2-3 पॉइंट्स एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे इसका जो सही आंसर वो तो जवाहरलाल नेहरू होगा, क्योंकि वो 16 वर्ष 9 महीने लगभग 17 वर्ष ध्यान दीजिएगा जो कि रहे थे। तथा साथ ही पूछता है सबसे कम समय तक के लिए प्रधानमंत्री कौन हुए? तो वो आप याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री बने थे और बाद में इनको फिर हटा दिया गया था। तथा साथ ही एक नाम याद रखिएगा, पूछता है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो मोरारजी देसाई बने थे अभी तक। तथा जब आपसे पूछे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री तो आप राजीव गांधी का नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? ये आप याद रखिएगा अनुच्छेद 74A के तहत जो है ये काम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। तथा देखिए इसमें आप राष्ट्रपति की बात की तो राष्ट्रपति के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान से सुनिए, आपको याद होगा। 52 बात करें राष्ट्रपति का पद है, 53 बात करें राष्ट्रपति कार्यपालिका है, 54 बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तथा आपसे जब कहे कि अनुच्छेद 60 बताइए तो राष्ट्रपति 100 से 60 100 से शपथ है। 61 में राष्ट्रपति को जब शपथ ले लेंगे हटाए जाने के बारे में अनुच्छेद 61 है। 72 आप याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है क्षमादान 72 करता है। आप ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश जारी करता है। तथा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन करता है, राष्ट्रपति शासन संबंधित है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटक या घटक नहीं है? वित्त विधेयक का एक घटक जो है नहीं, आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर है ज्ञापन निष्कासन अनुदान। बजट और वित्त विधेयक ये दोनों है, लेकिन ये नहीं। बात करें बजट के बारे में या जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, तो वो अनुच्छेद 112 है, आप याद रखिएगा। चलिए बजट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय बजट का जो प्रणेता कह लीजिए वो किसको माना जाता है? तो वो जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा जेम्स विल्सन ये बजट के प्रणेता माने जाते हैं भारत के। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बाजार क्षेत्र के अनुसार है? ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये बाजार क्षेत्र के अनुसार इन चारों ऑप्शन में है। अगला कि काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना कब आरंभ हुई थी? ये योजना आरंभ हुई थी नवंबर 2004 में। ये योजना जो है नवंबर 2004 में काम के बदले अनाज की योजना जो है आरंभ हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? दोस्तों मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रा की वैल्यू गिर जाना। यानी आप समझिए कि जैसे आप वर्तमान में आप टमाटर ले लीजिए, टमाटर आप लेने जाएंगे, टमाटर आपको 1 पाव मिलेगा 40 रुपये में, यानी पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन सामान बहुत कम है, यानी पैसा देने के बाद सामान बहुत कम मिल रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो वस्तु की कीमत जो है मुद्रा से ज़्यादा हो गई है।
तो इसी को मुद्रा जो है दोस्तों क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, माने मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ये इसका सही आंसर होगा। आप ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति कहते हैं मुद्रा की वैल्यू गिर जाना। आइए 80 नंबर देखते हैं हम लोग। 80 नंबर है, ध्यान सुनिए कि भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? जब भी आपसे इसके वास्तुकार पूछेगा तो आप पता होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ है उसका वास्तुकार एक तरीके से पूछ रहा है, तो वो थे आपके पीसी महालनोबिस। आपसे पहला जब पंचवर्षीय योजना पूछे तो आप याद रखिएगा हेरो डोमल मॉडल पे थी, तथा दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस वही थे जो सांख्यिकीविद थे, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग 29 जून को सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है राजभीरू दुबे वाली ट्रिक आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा है। राजभीरू दुबे यानी राउरकेला, भीरू से भिलाई, दुबे से दुर्गापुरा, ये तीनों जो है तो संयंत्र, जो इस्पात संयंत्र जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तथा बोकारो जब भी आपसे पूछे तो आप याद रखिए वो तीसरे में था, आप गलती से भी दूसरा मत लगाइए, दूसरे के लिए बस आप राजभीरू दुबे याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था ये 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही पारित हुआ, आपको याद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखिए, करा निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जब भी आपसे पूछे प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है तो आतंकवाद वो खुद द्वारा किया गया ये जो है आपदा है, न कि सुनामी बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। चलिए 83 नंबर देखिएगा। 83 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और वर्तमान बहुत प्रचलित है, ध्यान दीजिए। करा विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जो कि सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। वर्तमान में यह भारत के क्षेत्र में है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी तत्पर है इसको लेने के लिए। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन जो शिवा चौहान, याद रखिएगा शिवा चौहान का नाम आप याद रखिएगा। शिवा चौहान के बारे में कहा जाता है ये पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं जो कि सियाचिन में जो है अभी अपॉइंट की गई, शिवा चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? ध्यान से देखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। जब भी पहला वायसराय पूछेगा आपको लॉर्ड कैनिंग का नाम याद होगा, यही अंतिम जो है गवर्नर जनरल था, क्योंकि उसके बाद उसको वायसराय पद बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप याद रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। करा निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व के जब स्कॉटलैंड की हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है शिलांग को। अब आपको शिलांग के बारे में पता होगा, शिलांग को क्या है? शिलांग बताइए, आपको पता है मेघालय की राजधानी के बारे में आप जानते होंगे जो कि शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। इम्फाल के बारे में बात करिए, मणिपुर की राजधानी है। असम का राजधानी दिसपुर है। ये इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। यह कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब देखिए बिहार के बारे में बात हुई तो आप ध्यान दीजिएगा, पूछता है सबसे बड़ा जिला वो आपका पश्चिमी चंपारण है, तथा सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जो जिला है वो आपका शिवहर है। शिव का घर से मैंने याद किया, आप शिवहर याद रखिए। शिवघर जो है सबसे छोटा, क्योंकि शिव जी के मंदिर छोटी छोटी हर जगह आपको मिलेंगे, कहीं बड़े भी मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी छोटी ही, लेकिन आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। तथा जानिए कि जब क्षेत्रफल में जो जगह सबसे छोटा होगा वहीं तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होगा, क्योंकि छोटा जगह में ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आप इसको शिवहर आप याद रखिएगा। चलिए 87 नंबर देखिएगा। यह है कि समुद्र तल से बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बिहार राज्य की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 53 मीटर। आइए 88 नंबर देखिए, कह रहा है बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारण करता है? इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है 2.86। 2.86 आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार जो है धारण करता है। जब भी पूछे आप जनसंख्या के हिसाब से बिहार कितना धारण करता है, तो ये देखिए 8 देख रहे हैं ना, इसी में आप बीच में दशमलव लगा दीजिए, यानी 8.6% जो है जनसंख्या के हिसाब से बिहार जो है घेरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। ये है कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वर्ली की बात करता है महाराष्ट्र, याद कीजिएगा। वर्ली आपका महाराष्ट्र का जो है लोक चित्रकला है, तथा बहुत ही ये प्रसिद्ध भी है, तो आप इसको आप ध्यान दीजिएगा। जब आप देखिए 88 नंबर पे फिर से आइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 86 नंबर देखिएगा। 86 नंबर ये है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम पूछ रहा है दोस्तों। जब भी आपसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अगर अधिकतम पूछा तो आप क्या लगाते, वो शिवहर लगाते, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है। ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, न्यूनतम ध्यान रखिए, न्यूनतम वाला कैमूर है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जहाँ पे कैमूर में। मैंने अधिकतम के लिए क्या बताया, चूँकि शिवहर जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है बिहार का,
छोटा है तो वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगा, इस वजह से वहाँ अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम ध्यान दीजिएगा, वो आपका क्या है, कैमूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। 87, 88 के बारे में बात हो गई। 89 नंबर भी महाराष्ट्र आपको बता दें। 90 नंबर देखिए। 90 नंबर है कि कौन बांसुरी या बांस से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो ये हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आप याद रखिएगा। ये जो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, इन्हें जो है बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध ये हस्ती हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। यह है कि रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ दोस्तों यही है, ऑप्शन 2 और 3, यानी कि रक्तहीनता से ग्रस्त वो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। दूसरा कि का समान हीमोग्लोबिन स्तर है, हीमोग्लोबिन स्तर जो समान है और रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, यही इसका जो है ऑप्शन है। आइए 92 नंबर देखते हैं। 92 है कि वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करते हैं। जो खुद अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करेंगे उन्हें चमकदार वस्तुएं कहेंगे। इनके बारे में पारदर्शी, अपारदर्शी और दीप्त और अदीप्त पूछा जाता है। दीप्त यानी जिसमें खुद का प्रकाश हो, और आपका अदीप्त होता है जिसमें जो दूसरे के प्रकाश से चमकता हो। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। करा बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे, बांध में संग्रहित पानी पूछ ले या फिर ताले में चाबी लगाने पे कौन सी ऊर्जा होती है, तो सब में आप याद रखिएगा ये आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी स्थितिज ऊर्जा भी कर सकते हैं, स्वरूप के कारण भी ऊर्जा कर सकते हैं। ये दोनों इसका सही, बिल्कुल सही आंसर है। और पृथ्वी से ऊंचाई के कारण ऊर्जा, इसका भी इसमें योगदान है। तो यानी इसका सही आंसर होगा एक से अधिक। बांध की ऊर्जा पूछे, चाबी में ताला, ये दोनों आप याद रखिए। आइए 94 नंबर हम लोग देखते हैं। 94 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी ब्लीचिंग एजेंट भी जो है विद्यमान होता है। बात करें ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट की, तो ये एजेंट आपका होता है, इनमें से आप ध्यान रखिएगा कोई नहीं, ना आयोडीन, ना हाइड्रोजन, ना ब्रोमीन, ना फिर नाइट्रोजन। क्योंकि जो ब्लीचिंग ये होता है एजेंट होता है वो आपका होता है क्लोरीन। तो आप क्लोरीन याद रखिएगा, क्लोरीन को आप याद रखिएगा, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ये कह रहा है कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। ये जो अनुमस्तिष्क है आप ध्यान रखिएगा, सोचने, स्मरण रखने, तब सभी अनैच्छिक कार्य, इसमें ये एक से अधिक इसका सही आंसर है। सोचने और स्मरण रखना इसका मुख्य कार्य होता है। आइए 96 नंबर देखते हैं कि टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है। ये जो टार्टरिक एसिड होता है ये आपको बताना है किसका घटक है। आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर का जो एक घटक होता है वो टार्टरिक एसिड को माना जाता है। साथ ही क्वेश्चन पूछा कि टार्टरिक एसिड के बारे में बताइए, तो आपको पता होगा इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। इमली का नाम आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जब भी आपसे पादप कोशिका भित्ति पूछे, आप सेलुलोज और पेक्टिन याद रखिएगा, ये इसी से बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन, न कि केवल पेक्टिन, न केवल सेलुलोज। पादप की जो कोशिका भित्ति सेलुलोज, आप सुने होंगे कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनती है, लेकिन आप पेक्टिन का नाम भी याद रखिए। सही आंसर इसका यही है। आइए 98 नंबर देखिए। कह रहा है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो आपने 9th क्लास से ही रटा होगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। किसी भी ऑप्शन में संवेग नहीं है तो आप संवेग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। यह है कि किस यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में -OH होता है। -OH किस यौगिक में क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। ये आपका सही आंसर है एक से अधिक। जब बात करें एक से अधिक इसका सही आंसर क्यों है, तो आप एल्कोहल और एल्केनॉल, एल्कोहल दोनों में OH निगेटिव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो मैंने इसके लिए आपसे बताया था, हल्की माने लोवेस्ट, लीचड़, एकदम लपट धातु जो है वो आपकी होती है कौन सी, लिथियम, लोवेस्ट लिथियम। अगर आपसे पूछे सबसे भारी धातु तो आप याद रखिएगा ऑस्मियम, लेकिन किसी ऑप्शन में यहाँ पे लिथियम नहीं है तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 कह रहा है कि वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है। ध्वनि का संचार जिस माध्यम से होगा तो उसको तो हम लोग माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे, माध्यम। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि ध्वनि का जो है अधिकतम जो है विस्तार किस में होता है। तो जब भी बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश का आपको पता होगा कि अधिकतम वो निर्वात में होता है, लेकिन ध्वनि आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ठोस के बाद याद रखिएगा द्रव के बाद गैस, ये ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा उसी में पहुँचता है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा हमेशा क्वेश्चन बनाए कि ध्वनि संचार सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो आप ठोस याद रखिएगा, क्योंकि ठोस में ही सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है पहुँचता है। आइए 102 नंबर देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से। जब भी आप कैडमियम पूछे तो आप इटाई लगाइएगा,
कैडमियम इटाइटा, यही इसका सही आंसर है। बात करें मिनी माता, तो ये जो है पारे की कमी से जो है मिनी माता रोग होता है। पारा और मिनी माता आप याद रखिएगा। साथ ही एक आप इसमें और भी पूछता है मरकरी से मिनी माता, जिस पारा को हम मरकरी भी कहते हैं Hg, तो आप ये तथा साथ ही कहता है कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो नाइट्रेट के जो प्रदूषण से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। नाइट्रेट से आप ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिए, कैडमियम से इटाइटाइट तथा पारे से या मरकरी से मिनी माता, म से मरकरी म से मिनी माता। आइए क्वेश्चन नंबर 103, यह कि एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच कौन सा बल लगेगा। जब आप प्लस प्लस समीप लाएंगे दूर भागेगा, माइनस माइनस दूर भागेगा, लेकिन जब भी आप प्लस माइनस पास लाएंगे तो वो एक दूसरे के बीच आकर्षित हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, करा कि एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण। जो ट्रेन की गति होती है वो रेखीय गति होती है, क्योंकि एक रेखीय सीधी रेखा में चलता है, वो कभी गोला गोला नहीं घूम सकता, न घुमाव न वृत्ति न घूर्णन न प्रक्षेप, इसका आंसर ई होगा। तो आप याद रखिएगा जो ट्रेन होती है वो रेखीय गति में चलती है, रेखित या जिसे रूपांतरित गति भी हम लोग कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, करा कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होता है। तो जीभ में जैसे बताना कि खट्टा मीठा ये सब है, इसका जो है क्रम क्या होता है। और सबसे जो आगे का भाग होता है उसमें आपको सबसे मीठा मिलेगा, मीठा के बाद आपको नमकीन मिलेगा, फिर खट्टा, और लास्ट में आपको कड़वा, लास्ट भाग से आपको कड़वा पता चलता है। ये इसका आंसर है, आप याद रखिए। आइए 106 देखते हैं, ये कह रहा है कि प्रत्येक गर्म वस्तु में निम्न में किसका उत्सर्जन होता है। तो जितनी भी गर्म वस्तु हैं उसमें आपका अवरक्त किरणों का जो है उत्सर्जन होता है, अवरक्त का उत्सर्जन होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब जब बात करें तरंगों की, आपको पता होगा कि एक और अवरक्त प्रकाश तरंग होता है, एक एक्सरे तरंग होता है, एक दृश्य प्रकाश तरंग, एक पराबैंगनी। तो सभी का आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 चलते हैं, 107 करा मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लीवर तेल है किस विटामिन से समृद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है जब भी आंख की रोशनी कम हो जाए या रतौंधी टाइप का हो जाए तो मछली के तेल पीने से जो है उसको फायदा कर देता है। और आपको पता होगा विटामिन ए की कमी जिसे रेटिनाल कहते हैं, उसी कमी से रतौंधी होता है। तो आप इसको आप टैकल कर लीजिए। बात करें विटामिन सी के, तो खट्टे जो है फलों में पाया जाता है, तो आप इसे स्कार्बिक एसिड कहते हैं। तथा विटामिन ई को आपको पता होगा टोकोफेराल कहते हैं, बाष्पन इसका मुख्य जो है वो होता है। अब बात करें विटामिन बी की, तो जिसे विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी जो स्कार्बिक एसिड है, तथा विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं, जिससे आपको पता होगा आयोडीन हड्डी वाली बीमारी हो जाती है। तथा विटामिन ई टोकोफेराल, जिससे आपका बांझपन आ जाता है। तथा विटामिन के को फिलोक्विनान कहते हैं, याद रखिए फिलोक्विनान, रक्त का थक्का जो है संबंधित ये होता है विटामिन आपका के। आइए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, करा हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो पीतल के मलिनीकरण के लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ही पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तथा शादी याद करके अक्सर पूछता है, पिताजी वाली ट्रिक हो सकता है आपको याद हो, पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो वो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तांबा और जिंक से मिलकर कौन बनता है, पीतल। अब ऐसे इसको याद रखिए। आइए 109 नंबर देखिए, 109 कह रहा है कि चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं। ये इसको जीवाश्म में आप फोसिल कहते हैं, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 देखिए, 110 ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो मकड़ी में कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आइए अगला है कि हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। हवा में मौजूद जो नमी की मात्रा होगी उसी को हम लोग आर्द्रता जानते हैं। हाइग्रोमीटर आपको पता होगा, उसे आर्द्रता मापते हैं। तथा आपको पता होगा वायुमंडलीय दाब नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, 112 है कि कौन सा सेल आर्गेनल पैकेजिंग सामग्री का एक प्रमुख कार्य करता है। ऐसा कौन सा सेल है जो आर्गेनल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है, वो आप याद रखिए गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण के द्वारा ये इसका प्रमुख कार्य होता है। ये लौंग किस प्रकार का सूचक है, लौंग। लौंग के बारे में आपसे कह रहा था, इनमें से आप इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि जो लौंग होता है वो एक घ्राणीय सूचक है। ध्यान दीजिएगा, लौंग क्या होता है आपका, घ्राणीय सूचक। इस वजह से इसका आंसर जो है ई है। आइए 114 देखते हैं, 114 का किस पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। अब देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र का समुच्चय आप बायोम सुने होंगे, बायोम को ही पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय। तथा इसमें देखिए दो होता है, एक होता है आपका इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम होता है और एक होता है इकोलॉजी। तो इसकी पूछता कि नाम वगैरह कौन दिया था। देखिए इकोसिस्टम में एस आ रहा था, आप टांसले का नाम याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको एग्जाम में वो जो लोग कन्फ्यूज होते हैं, आप भूल जाते हैं। तो सिस्टम में एस आ रहा है तो टांसले याद रखिए, तथा इकोलॉजी में एल आ रहा है तो आप हैकल याद रखिए,
हैकल, यही दो नाम है जो पूछे जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। आइए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसका एक उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसका एक उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्वरित गति। त्वरित गति का एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड का, ये सही इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य के परिरक्षक हैं? मतलब खाने वाली चीज़ों का परिरक्षक माने उसकी जो है परिरक्षक का मतलब ये हुआ कि उसको जो खराब होने से बचाते हैं। तो खाद्य परिरक्षक इसमें से कौन सा आपको बताना है? तो याद रखिएगा, नमक में आपने देखा होगा मछली को रख के लोग लाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, तो नमक रखिए। सोडियम नाइट्रेट याद रखिए, स्पाइसर विनेगर याद रखिए। ये सभी चीज़ें जो हैं कि खाद्य परिरक्षक का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पत्तियों के वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होते हैं? आपको पता होगा पत्तियों के अंदर जो है आपसे छोटी छोटी रंध्र पाई जाती है, जैसे स्टोमेटा कहते हैं, उसी के द्वारा वो वाष्प उत्सर्जन करता है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब पानी जो है का गैस बन के उड़ना, वही वाष्प उत्सर्जन होता है। अब बात करें इनकी प्रक्रिया, जिस प्रकार से ये लोग खाना बनाते हैं पत्तियों की मदद से, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से लेते हैं, जल को लेते हैं ज़मीन से, H2O को, तथा आप याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश और जिसे पर्णहरी यानी मैग्नीशियम की सहायता, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, इसकी सहायता से वो लोग 6 यानी अपना भोजन बनाते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं थोड़ा सा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं जो हम लोग श्वास लेते हैं। और इसी से क्वेश्चन बनता है कि देखिए, जब भी आपसे फोटोसिंथेसिस पूछे तभी आप जो है ये सोचिएगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बाकी पूछे श्वसन में, तो श्वसन में चाहे मनुष्य हो यानी जीव जंतु हो या फिर पौधे हों, ये दोनों श्वसन में जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा। करा 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 250 डिग्री सेल्सियस जब पानी को गर्माएंगे तो उसकी जो भौतिक अवस्था होगी, तो ध्यान दीजिएगा, वो बिल्कुल गैस में बदल जाएगी। 100 डिग्री पर वो उबलना शुरू हो जाता है, तो 250 डिग्री पर आप खुद अपना सोचिए कि क्या होगा, वो बिल्कुल गैस बन जाएगी। आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं। अगला ध्यान दीजिए कि जब पूछे कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया, तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट कि ठोस से डायरेक्ट अगर गैस बन जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तथा जब भी गैस से आपका द्रव बनाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? संघनन कहा जाएगा। इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने आपसे कहा ठोस से द्रव पिघलना, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन तथा गैस से द्रव में संघनन। इतनी बात आप ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। यह कि किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण जो है वो सम्मिलित हैं? मतलब असली फल नकली फल, ऐसा करके क्वेश्चन होता है। तो ये काजू याद रखिए, काजू असली और नकली जो है गुणों वाला होता है। काजू को जो है असली फल और नकली फल वाला गुण, इसी के अंदर सारे गुण पाए जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 120, यानी लास्ट क्वेश्चन जीएस का आज का ये लास्ट क्वेश्चन। यह है कि यांत्रिक तरंगे किस माध्यम में गमन कर सकती हैं? यांत्रिक तरंगे किस माध्यम में गमन करती हैं? आपको पता होगा यांत्रिक तरंगे सिर्फ जो है माध्यम में, निर्वात में कभी भी गमन नहीं कर सकती। इसका यही सही आंसर है। मतलब जो यांत्रिक तरंगे है वो आपका माध्यम में ही जो है गमन करेंगे, निर्वात में नहीं। अब बात करें यांत्रिक तरंगे में, आपको पता होगा ध्वनि भी आता है। आपको पता होगा अगर वायुमंडल में कहीं वायु वगैरह न रहे तो निर्वात में ध्वनि कभी भी गमन नहीं कर सकती। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों ये जो आपका जीएस के सारे क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तथा आपसे एक रिक्वेस्ट है जिसमें मुझे आपकी जो है सहायता की ज़रूरत है। वो ये है कि आज तक मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं, बस मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम कराते हैं, आपको पता होगा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे से बिल्कुल करा नहीं पाता हूँ, इसमें वो हो नहीं पाता है। क्या अगर मैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को, आपको क्या लगता है, उसको ऐसे ही तरीके से कराऊँ या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के, क्योंकि रुकमणी का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के जो है शामिल किए गए हैं। उसका अलग वीडियो बना के एक पैटर्न बना के आप लोग को दे दूँ तो कैसा रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। दोस्तों यही आपसे आज एक पहली बार जब मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप बस इतना मुझे बता दीजिएगा, आपको वैसे ही दे या फिर जिस तरीके से इसमें बताते हैं उससे आप समझ जाते हैं, उसका काम हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, और अगर ऐसा आपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, तो आपको जो है वैसे मैं आपको जो है प्लेलिस्ट बना के प्रैक्टिस सेट 19, 1, 2, 3 करके ऐसे सारा दे दूँगा। तथा साथ ही ध्यान रहे, एडुटीरिया का सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एडुटीरिया का ही बिहार स्पेशल का एक मैं लेके आने वाला हूँ आपके पास कंटेंट, जिसमें बिहार स्पेशल ऐसी चीज़ें ही होगी जो आपके कम समय में रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे पढ़ा है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जल्द ड्यूटेरिया का आपके पास जो है हम लोग लेके आएंगे बिहार स्पेशल, जिसमें आपको कम समय में उसके छोटे छोटे वीडियो देंगे, जिससे आपकी सारी रिवीजन आपको एक चैप्टर वाइज तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, अगर आपके कमेंट नहीं आते तो अगली बार से हम फिर से मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन दे दूंगा। तो आइए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में जल्दी से आपको आंसर बता देते हैं, ताकि समय ना वेस्ट हो। बाकी आप जरूर बताइएगा, तो जिससे कि हम अगली बार जो है उसका प्लेलिस्ट बना के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कराएं, अलग अलग तरीके से। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आइए अब इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि ये इसमें किस वास्तविक संख्या का मान अधिक, इसमें पूछता है आपसे आरोही क्रम आरोही क्रम। जब आप वैल्यू देखिए, इसमें अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब 1/2 होता है, और रूट में 3 लगा है तो यानी इसका 1/3, और ये जो 4 है तो इसको 1/4, तथा ये जो 6 है उसको 1/6 करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आप बस इतना करिएगा, इसका जो नीचे वाला इसी का एलसीएम ले लीजिएगा। जो भी एलसीएम, मान लीजिए इसका एलसीएम आ गया 12, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 में रूट लगा, यानी ये 2 की घात है 1/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो आप 2 की घात 6 लगा दीजिए। अब जब 3 से करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, 3 के ऊपर आप 4 लगा दीजिए। ऐसे करेंगे तो ये आपको जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ऐसे आपको सही आंसर इसका मिल जाएगा। इसका सही आंसर होगा आपका 3√3, ये 3√3 इसका सही आंसर है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा अच्छा, इसका जो सही आंसर होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपसे कहा समय ज़्यादा नहीं लॉस करेंगे, ऐसे बिल्कुल सॉल्व भी हम नहीं करा पाते। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका आएगा 60 और 2। अगला कि माध्यिकाओं की लंबाई इतना है तो क्षेत्रफल, मैं इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, रूट में लगा के, तो उस फार्मूला को आप जब लगाएंगे तो इसका सही आंसर 4/3√56 आ जाएगा, 4/3√56। चलिए 4 नंबर देखिएगा। 4 का आंसर आपका होगा ये आपका सी। 5th नंबर देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, माने इनमें से कोई नहीं। बात करिए इसका आंसर क्या होगा, तो वो आप इसका आंसर 4 होगा, आप ध्यान दीजिएगा। आइए 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर कह रहा है कि व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रस्तुत अपना माल इतने बेच दिया क्रय मूल्य, इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा 90, ऑप्शन नंबर बी। समचतुर्भुज का पता 1/2 और इसके जो विकर्णों की गुणनफल, यही इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो उस फार्मूला को लगा के आप करेंगे तो 41 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 41 आप याद रखिए। अगला कितने % चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसका आंसर आएगा आपका 50%। आइए 9 नंबर देखिएगा जल्दी से। आपको बताओगा चाल और समय में विलोमा अनुपात होता है। अगर ये चाल का अनुपात दिया है तो समय में आपका 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। जब आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको 6, 4, 3 मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। करा एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं कितनी, ये तो इजी सा क्वेश्चन। आप देखिए एक अंक वाली अभाज्य 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यानी 4 संख्याएं आपको मिलेंगी। चलिए 11 नंबर देखिए, ये भी इजी सा क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसका सही आंसर होगा आपका सी 288। 12 नंबर करा म से ल से निकालना है, तो इसको भी आप बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे, इसका आंसर आपका 12 आएगा। बाकी आप ज़रूर से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिएगा कि हाँ आपके लिए अलग प्लेलिस्ट हम बना दें या फिर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। करा चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है, उसको आप x मान लीजिएगा, उसके बाद a/b = c/d वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, तो इसका सही आंसर आपको सी आ जाएगा 27। चलिए 14 नंबर देखिएगा। गुणनखंड पूछा, गुणनखंड आपने 9th में बहुत किया होगा, वैसे ही इसको भी करना है, तो इसका आंसर आपका आएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि जब भी आप इसका गुणनखंड करेंगे आपको 2 आंसर मिलेगा। चलिए 15 नंबर देखिए, ये कार्य समय वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपका 84 दिन। 16 नंबर देखिएगा। मेमना उछलना तो चूहा किससे संबंधित है, आपको तो मेमना उछलता है तो चूहा दौड़ता है, इसका ऑप्शन सी। अगला ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा शब्दकोश के अनुसार, कौन सबसे पहले आएगा कौन बाद में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बाकी मिला लीजिएगा कि हाँ ये सही है या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा प्रिंटर हार्डवेयर से संबंधित होता है तो वेब ब्राउजर किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर जो होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर हार्डवेयर है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ये पैटर्न 19 नंबर में कौन सा पैटर्न फॉलो करना था, 15 में जब आप 16 का ऐड कर देके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 62 मिल जाएगा। इनको आप प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो इनको आप प्लस करेंगे तो 30, 20, 50, 56 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122, यानी 33 में 19 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आपको 62 क्या मिल जाएगा, 104, ऑप्शन ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था मेल को आप ट्रायंगल से, फीमेल को इससे, तथा भाई बहन को सिंगल बॉन्ड से, हस्बैंड वाइफ को आप डबल बॉन्ड से। पीढ़ी के लिए आप एक एक पीढ़ी ऐसे नीचे आइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप एक बार दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसका जो है बना के आपको दूंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी सॉल्व कराना, ऐसे मुझे संतुष्टि नहीं। इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा।
करा विकल्प का चयन करना जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, तो ये आपका हो जाएगा डी। यही आकृति में देखिए ये आपको गोला दिख नहीं रहा, यही इसमें अंतर्निहित है। चलिए पासे वाले क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, देखिए 9 के विपरीत पूछ रहा था। आप देखिए 9 इसमें है, सभी में। देखिए एक डाइस कॉमन है कि नहीं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब आप जो है क्लॉकवाइज यानी राइट साइड ऐसे घूम जाइए। 5 के बाद 7 आ रहा है तो 5 के बाद 9 आ रहा है, यानी 9 के जस्ट अपोजिट में आपको क्या मिल जाएगा, 7, या इसका आंसर 7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ये भी कूट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीच में एक कैसे साल होगा, इसमें आएगा क्या। तो आप अगर देखेंगे तो 38 से हो गया 42, यानी 2 का स्क्वायर जुड़ा है। 42 से जब 58 होगा तो यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 जुड़ा है। 58 से 94 जब आप जाएंगे तो 6 का स्क्वायर, 2 2 प्लस हो रहा है। तो जब आप 94 में 8 का स्क्वायर यानी कितना जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे, तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा जो कि 158 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये देखिएगा, कह रहा है यात्री जहाज ट्रेन, यात्री जहाज और ट्रेन। 24 नंबर आपको बताना है कि यात्री जहाज ट्रेन को आप कैसे अरेंज करेंगे। आइए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यात्री जहाज और ट्रेन, तो देखिए जो यात्री जहाज और ट्रेन है, आपको पता होगा कि यात्री जहाज ट्रेन में जो संबंध होगा, देखिए अगर आप इसको जहाज मान लेंगे और इसको आप ट्रेन मान लेंगे, तो जो यात्री होते हैं वो जहाज की भी सफ़र करते हैं, ट्रेन से भी करते हैं, तो यही इसका सही ऑप्शन यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, कथन वाला क्वेश्चन है, ईजी सा होता है। इसका होगा कि न तो एक न ही दो अनुसरण करता है। क्यों है, देखिए कुछ प्लास्टिक ऊन है। अगर आपका ये प्लास्टिक है तो कह रहा कुछ प्लास्टिक आपका ऊन है, कुछ ऊन कागज़ है, कुछ ऊन आपका क्या हो जाएगा, कागज़। अब कह रहा है कि इसमें देखिए कुछ प्लास्टिक कागज़ है, प्लास्टिक इधर है, कागज़ उधर है, तो कैसे होगा, कुछ कागज़ प्लास्टिक है, तो बतिया तो वही हुई, कुछ कागज़ प्लास्टिक है। तो बताइए क्या कोई कुछ कागज़ प्लास्टिक हो सकता है, न प्लास्टिक कागज़ न कागज़ प्लास्टिक, दोनों ही तो गलत है। तो यानी इसका आंसर होगा न तो एक न तो दो। चलिए 26 नंबर देखिएगा, करा आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। पहले देखिए ये इधर है, फिर घूम के 45 डिग्री ये माइनस हो गई, फिर 45 डिग्री माइनस, फिर 45 डिग्री। ये बड़ी वाली लाइन आप देखिए कितना माइनस हुई, 45 डिग्री लेफ्ट, फिर 45 डिग्री लेफ्ट, फिर 45 डिग्री लेफ्ट। जब ये फिर 45 डिग्री लेफ्ट होगी यानी ये ऊपर की तरफ इसका मुहाना रहेगा, ऑप्शन ए। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, करा दर्पण रख, देखिए दर्पण वाले मैंने बताया था, अगर यहाँ पे आपने दर्पण रख दिया, इधर आर ऐसे है तो बस ये पलट के ऐसे हो जाएगा। अब आपको कैप्साइज को पलटना है, पलटने के बाद ये कैसा बनेगा, तो बड़े ध्यान से देख के एग्जाम में हाल में करिएगा। इससे ये जो है सी बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिएगा, 28 है कि दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करना आपको, लहसुन टमाटर अदरक और आलू। तो आपको पता होगा जो असंगत है वो टमाटर है, क्योंकि ये जो लहसुन अदरक आलू होता है सभी ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन होता है, ये आप कर लेंगे, इसका आंसर बी आएगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, कह रहा है असंगत का आपको चयन का 109, 127, 561 आपको बताना है इसमें असंगत क्या होगा। तो जो 561 है वो एक भाज्य संख्या है, 561 जो ये भाज्य संख्या, बाकी दोनों क्या है अभाज्य, तो ये आप ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, करा x को 24, 22 को भी 20 को 20 और तथा 2 2 माइनस हो रहा है, तो t के बाद आएगा 18 जिसे हम लोग क्या जाते हैं R18, इसका ये आंसर है। चलिए कूट भाषा में टेम्पल को इतना देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें ध्यान से नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। टी का कोड होता है दोस्तों 20, ई का होता है 5, एम का होता है 13 और आपका पी का होता है 16, एल का होता है 12, ई को होता है 5। अब देखिए यहाँ 0 लिखा है ना, ये 0 लिखा कैसे है टी की जगह, क्योंकि ये लास्ट का अक्षर लिया है, तथा ई में एक ही अक्षर है तो ये 5 ले लिया है। एम में देखिए 13 इसका कोडिंग होता है तो इसका लास्ट का 3 लिया है। अब बात करें देखिए पी का 16 होता है तो इसका लास्ट का 6 लिया है, मैंने लास्ट के अंकों को लिया है। अब प्रे में देखेंगे तो ध्यान से देखिए, प्रे का होता है 16 यानी 6 ले लीजिए, आर का होता है 18 यानी 8 ले लीजिए, ए का होता है 1 यानी उसको लेना ही पड़ेगा, वाई का होता है 25 यानी 5 लीजिए, यानी 68 15। देखिए ऑप्शन बी में 68 15 है, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यह है कि यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, आप ही देख लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा सोमवार। बाकी निकालेंगे कैसे आपको पता होगा, 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो वही डेट की बात कर रहा है और साल इसमें बढ़ के 21 हो गया, यानी कितना बढ़ा, 3 साल। आपको पता होगा 18 से जब 19 जाएंगे साधारण ईयर होता है तो 1 प्लस करते हैं, जब भी इसके बीच में 20 में जाएंगे तो वो लीप ईयर हो जाएगा तो आपको 2 प्लस करना होगा, फिर एक साधारण ईयर है तो 1, यानी 4 दिन का इसमें अंतर आएगा। तो गुरुवार से 4 दिन आगे चलिएगा तो सोमवार आपको आंसर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बी में 2 प्लस करेंगे डी 4 हो जाएगा, एफ का 6 होता है 2 प्लस करेंगे तो एच 8 हो जाएगा, एच का 8 होता है, जे में 2 प्लस करेंगे 10, यानी 2 2 आपको प्लस करना है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी IMO 34 का सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए,
आपको बताना है कि पैटर्न की ये पैटर्न और किस ऑप्शन के पैटर्न से जो है फॉलो कर रहा है। तो अब देखिएगा 4 का स्क्वायर और 7 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 359। ऐसे ही होगा, नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना किया हो। 4 का स्क्वायर करना है, 7 का क्यूब करना है, तब 359 मिलेगा। ऐसे देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऐसे ही स्क्वायर पहला दूसरा क्यूब करने से मिलेगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, 6 का स्क्वायर करिए 36, 8 का क्यूब आप करिए तो जो होता है 512, इन दोनों को जोड़िए तो 548 आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ये इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। 36 का आंसर आएगा आपका सी। यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब देखिए ये भी मोड़ने वाला क्वेश्चन है कि काट के मोड़ा जाता है तो काटने के बाद ये कैसा होगा। तो आपको पता होगा, देखिए जैसे इसने कहा कि सबसे पहले ये गोला था ना, तो इसको ऐसे मोड़ दिया, यानी अब ये गोला ऐसे हो जाएगा। फिर इसको इस साइड मोड़ दिखा रहा है आपसे ना, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा फिर ऐसे हो जाएगा। अब उसमें जो है जब आप कैसे काटेंगे, देखिए ऐसे काट रहा है और ऐसे काट रहा है, जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो क्या ये ऐसे हो कि इसमें ऐसे नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप जब इसको चेंज करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बी वाला आएगा। 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर कह रहा है कि ऑप्शन ए में आपको बताना है कि इसमें जब आप ए आंसर भरेंगे यानी TQRLPT भर देंगे तो आपको एक क्रम मिल जाएगा। क्रम क्या मिलेगा, QPLTR, ये क्रम आपको सब लगभग 3-4 पैटर्न मिलेगा, तो यही इसमें आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जी। 39 कह रहा है कि विकल्प चुनना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो ये बताइए कैसे ये एक दूसरे से मिल रहे हैं एक दूसरे से। 9 को 91 लिखा गया तो 13 को क्या लिखा जाएगा, आपको पता है। देखिए 9 को 91 कैसे लिखा गया है कि जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा और 9 में आप एक प्लस करेंगे तो 10, तो आपका क्या हो जाएगा 91। अब इसी प्रकार 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 मिलेगा और 13 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 14। इसको ऐड करेंगे तो देखिए 3 इधर आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये 183, ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर है। चलिए 40 नंबर देखिए, करा विकल्प को चयन करना है जो जीवों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित है। इसको एक क्रम में बताना है कि सबसे पहले इसका क्रम क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका क्रम होगा बी, यानी आप देखिए सबसे पहले स्टार फिश ध्यान दीजिए, उसके बाद आप देंगे पेंगुइन, फिर चौथे नंबर पर आएगा विशालकाय कछुआ, फिर आएगा तीसरा आपका शार्क, उसके बाद आपका ब्लू व्हेल। ठीक है, यही इसका आंसर है, यानी बी नंबर। आप देख लीजिएगा इसमें संबंध क्या है। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, तथा आपसे यही एक रिक्वेस्ट मैं फिर से कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मैथ और रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस कराएं, ताकि ये जो जीएस का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग जल्दी से करते हुए समाप्त करें। जब उसमें हम मैथ रीजनिंग को शामिल कर लेते हैं तो ना अच्छे से हम बता पा रहे हैं, न तो उस समय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर बताइएगा। और एडुटीरिया का हम लोग प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं और इसका भी ऐसे ही करते करते बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आप तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप ज़रूर मुझसे यही आज अब बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।